सेल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या बताया गया है सेल के बारे में। इफ़ आई स्टार्ट टॉक अबाउट दिस सेल, तो मेरे को पहली बार सेल से जब इंट्रोडक्शन हुआ तो आई थिंक आई वाज इन 6th क्लास, तो छठी क्लास में हमें सबसे पहले सेल के बारे में बताया गया और हमें बताया गया कि जो सेल है ना, या जो कोशिका है, सेल को हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, कोशिका। तो हम कोशिका विज्ञान को शुरू कर रहे हैं। और कोशिका जो होती है, मुझे बताया गया कि जीवन की आधारभूत इकाई है। सबसे पहली बार परिभाषा मुझे बताई गई थी कि कोशिका कोशिका, अरे ये काम ही नहीं कर रहा है, 1 मिनट बस। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। अब इसे ऐसा क्यों बोला गया, उसका एक रीज़न था। देखिए, जो आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपको डेफिनेशन रटवा दी गई है, इसका रीज़न आपको नहीं बताया गया। कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई इसलिए बोला गया है क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जब सबसे पहले लाइफ आई थी ना, जब सबसे पहले जीवन इस अर्थ पर आया था, तो वो एक कोशिका के रूप में आया था। यही कोशिका है जो आगे चलकर विकसित हुई। इन एक कोशी के जीवों से बहुकोशी के जीव बने। तो कोशिकाओं के जुड़ने से ऊतक, ऊतक से ऊतक तंत्र, फिर जीव तंत्र और फिर जीव का निर्माण हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यानी कि अगर देखा जाए, सबसे पहले जीवन की जब उत्पत्ति हुई तो वो एक कोशिका के रूप में हुई थी, इसलिए क्या बोला गया, कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई बोला गया। ये मेरी छठी क्लास तक का पार्ट था जो मुझे रटवा दिया गया था। जब हम 9th क्लास में आए तो फिर हमें एक और डेफिनेशन दी गई, और वो क्या थी, कोशिका जीवन की संरचनात्मक कौमा क्रियात्मक व स्ट्रक्चरल फंक्शन व आधारभूत इकाई है। बिल्कुल सही बात है। देखिए बेटा, इसे ऐसा मानिए, एक हम एग्जांपल लेते हैं। हमने एक दीवार को एग्जांपल ले लिया। अक्सर दीवार कैसी होती है, चौकोर होती है ना। तो ये चौकोर हमारे सामने एक संरचना बन रही है। ये संरचना कैसे बनी, जब हमने ईंटों को आपस में जोड़ा तो ईंट क्या हो गई, दीवार की इकाई हो गई। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ईंटें जब आपस में जुड़ती चलेगी तो उन्होंने एक आकार दे दिया इसको, और दीवार बन गई। ये आकार हम किसी भी रूप में दे सकते थे। इसीलिए हमारी जब कोशिकाएं एक दूसरे में व्यवस्थित होती हो तो हमें एक आकार देती, जैसे कि कुत्ते की अपने एक आकार की है, बिल्लियों की अपने एक आकार की, बंदर की अपने एक आकार की, इंसान की अपने एक आकार की, और वो हमारे दिमाग में फिट भी है। हम देखते बोलते अरे तो डॉग है, ये बिल्ली है, ये बंदर है, ये इंसान है। क्यों? क्योंकि हम सबकी एक फिक्स आकार की है, एक विशिष्ट आकार की है, जो हमें किसने दी है, कोशिकाओं ने दी है। इसके बाद देखिए क्रियात्मक, हम जो भी कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि हम जो भी हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, अभी मैंने ये हाथ ऐसे घुमाया तो मेरी पेशीय कोशिकाओं ने मिलकर, सभी कोशिकाओं ने मिलकर ये काम किया और मैं अपने हाथ को ऐसे घुमा पाई हूँ। तो कोशिकाएं मिलकर क्या कर रही है, क्रिया भी करवा रही है। और आधारभूत इकाई तो मैंने आपको बता दें कि जीवन की सबसे पहले जब उत्पत्ति हुई होगी तो एक कोशिका से हुईगी, यानी कि इसे हमने क्या बोल दिया, आधारभूत इकाई भी बोल दिया। अब देखिए हम आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले हमें कोशिका के बारे में या उसकी हिस्ट्री या इतिहास के बारे में कुछ देखना होगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, कोशिका के इतिहास के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा? तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने कोशिका को खोजा, लेकिन इनकी द्वारा खोजी गई कोशिका एक मृत कोशिका थी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, सबसे पहले खोजी गई कोशिका एक मृत कोशिका थी। कैसी थी बेटा? मृत कोशिका थी, जिसकी खोज का श्रेय, जिसके जो खोजकर्ता थे बेटा, वो कौन थे? उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले एक कोशिका को खोजा गया।
इन्होंने ये कोशिका, ठीक है, जो आपकी कास्ट होती ना, कास्ट की, इन्होंने इस कोशिका को, यह कोशिका कास्ट की कार्क में खोजी गई थी बेटा, कार्क में, है ना। और ये इन्हें कैसे दिखाई दी थी? ये इन्हें कुछ इस प्रकार दिखाई देती जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता हो। इस कोशिका के अंदर कोई जीव द्रव्य नहीं था, ये सब की सब क्या थी? खाली थी। और ग्रीक के अंदर एक शब्द होता है खाली, और खाली शब्द को वहां पर बोला जाता है सेला, और उस सेला शब्द से ही क्या शब्द निकल कर आया? सेल। तो सबसे पहले खोजी गई कोशिका कास्ट के कार्क में खोजी गई थी। उसकी पतली से स्लाइड काटकर जब रॉबर्ट हुक ने देखा तो उन्होंने देखा कि एक मधुमक्खी के छत्ते समान जाला बना हुआ है जिसमें कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भाई मृत कोशिका थी, तो जीव द्रव्य वगैरह कुछ भी नहीं था। उसके बाद के अंदर पता चला कि ये क्या है? खाली जो चीज़ है उसको सेला बोलते हैं, वहाँ से शब्द आया सेला। बाद में पता चला कि ये कोशिका थी। अब देखिए बेटा, इसी के साथ के अंदर जब हम आगे बढ़े तो एक वैज्ञानिक और आए, ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहली जीवित कोशिका की खोज की। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसके द्वारा खोजा गया बेटा? ल्यूवेनहॉक के द्वारा क्या किया गया था? खोजा गया था। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए ल्यूवेनहॉक के बाद में क्या हुआ। ल्यूवेनहॉक ने इसे बारिश की बूंदों में और इन सब में खोजा, और इस प्रकार से उन्होंने देखा कि कोशिका सिर्फ रॉबर्ट हुक के द्वारा बताई हुई खाली नहीं है। इस कोशिका को जब मैं गौर से देखता हूँ तो मुझे इसके अंदर एक तरल पदार्थ दिखाई देता है, और कुछ भिन्न भिन्न संरचनाएं भी दिखाई देती है जिनकी खोज बेटा बाद में हुई। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इस प्रकार से उन्होंने बोला कि ये खाली नहीं है, कुछ तो है इसमें जो खुद से गति कर रहा है। सब कुछ ये खुद से कर रही है, चलती भी है, बैक्टीरिया को मूवमेंट करते हुए भी नजर आएंगे। तो है तो ये कोई जीवित चीज, और यहाँ से सबसे पहले जीवित कोशिका की क्या हुई? खोज हुई। अब देखिए बेटा, कोशिका को लेकर अलग अलग सिद्धांत दिए गए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो देखिए हमारे यहाँ कोशिका सिद्धांत पर, कोशिका सिद्धांत। देखिए बेटा, जंतु और पादप कोशिका के लिए कोशिका सिद्धांत दो अलग वैज्ञानिकों ने दिया। हालांकि दोनों ने बात एक ही कही, अलग अलग बात दोनों ने बिल्कुल भी नहीं बोली। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम है एम शिल्डेन। ये इनका नाम है, और इन्होंने क्या दिया था? पादप कोशिका सिद्धांत दिया था। पादप कोशिका सिद्धांत दिया इन्होंने, है ना। क्या सिद्धांत था इसकी अभी हम बात करेंगे। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था टिशरमर्क श्वान, जिसे हम टी श्वान भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये टी श्वान जो थे, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने जंतु कोशिका सिद्धांत दिया बेटा, जंतु कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत कहता क्या है? कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि सभी जीव जो होते हैं कोशिकाओं या उनके उत्पादों के बने होते हैं। ऐसी कोई भी जीव नहीं है जो बिना कोशिका के बना हुआ नहीं होगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि सभी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होती है। जितनी भी नई कोशिकाएं बनती है वो पहले से बनी हुई कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होती है। तो देखिए कोशिका सिद्धांत क्या कह रहा है? कोशिका सिद्धांत दो बातें कह रहा है। पहला पॉइंट वो क्या कह रहा है? सभी जीवित जीव कोशिका अथवा कोशिकीय उत्पाद, कोशिकीय उत्पाद के बने होते हैं। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात सुनिए बेटा, अब सभी जीव किसके बने? कोशिका अथवा उसके उत्पाद के बने हुए। दूसरी बात सुनिए बेटा, जितनी भी कोशिकाएं होती है ना, जितनी भी जीव नई कोशिकाएं, उनकी उत्पत्ति पूर्व स्थित कोशिकाओं से होती है। सभी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व में स्थित कोशिका से होती है। ठीक है,
तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत से हमें ये समझाना चाहा। लेकिन वैज्ञानिकों ने पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि जितनी भी नई कोशिकाएं हैं वो पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से बन रही, कोई तो रीजन होगा। और इसको बताने के अंदर श्वान और शिडेन दोनों ही क्या हो गए, फेल हो गए। वो दोनों नहीं बता पाए। उन्हें ये पता था कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बन रही है, पर कैसे बन रही है ये नहीं पता। तो इसी के साथ में क्या आया, आधुनिक सिद्धांत आया। यानी कि नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक, मॉडर्न सेल थ्योरी, या आप इसे क्या कह सकते हैं, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। देखिए आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या कहता है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि जितनी भी कोशिकाएं बन रही है वो उनकी उत्पत्ति इस प्रकार से हो रही कि जो पूर्व में उपस्थित कोशिकाएं होती है वो विभाजन करती है। तो इन्होंने वजह बताई और आधुनिक कोशिका सिद्धांत देने वैज्ञानिक का नाम था रुडोल्फ विर्चो। इनका नाम बेटा आप अक्सर याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तब तो शिडेन और श्वान ने। पादप कोशिका सिद्धांत शिडेन ने, जंतु कोशिका सिद्धांत श्वान ने। याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ अगर आप दोनों के नाम में कंफ्यूज हो जाए तो। श्वान जो होते हैं वो कुत्ता होता है ना, एनिमल। हम संस्कृत में श्वान कुत्ते को बोलते हैं, राइट। तो एनिमल से एनिमल सेल थ्योरी निकल कर आई है, आप ये भी बोल सकते हो। एक तरीका है याद करने का, बस बच्चे अक्सर इस तरीके से याद कर लेते हैं, है ना। और आधुनिक कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने दिया और इन्होंने एक स्लोगन दिया अपनी भाषा के अंदर, दैट ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली, है ना। जिसका मतलब था कि सभी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व में स्थित कोशिकाओं से होती है और किसके द्वारा, विभाजन के द्वारा। तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत के अंदर, मैं सबसे पहले यही पॉइंट लिख लेती हूं, सभी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व में स्थित कोशिकाओं में, पूर्व में स्थित कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा होती है। यानी कि जब पूर्व की कोशिकाएं विभाजन करती है तो उसके द्वारा क्या बनती है, नई कोशिकाएं बनती है। हालांकि बेटा ऐसी जरूरी नहीं कि सभी कोशिकाएं विभाजन करें। जैसे कि आपकी तंत्रिका कोशिकाएं ये विभाजन नहीं करती, लेकिन इसके बारे में अलग पढ़ेंगे। अधिकतर कोशिकाएं क्या कर सकती है, विभेदकी होती है, विभाजन करती है और अपनी जैसी नई कोशिकाओं को बनाती है। यहाँ तक कि जनन भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं के विभाजन द्वारा नए जीव बन रहे हैं, चाहे वह अलैंगिक जनन हो फिर चाहे वो लैंगिक जनन हो। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ना। दूसरी बात, सभी जीव किसके बने होते हैं, सभी जीवित जीव कोशिका व उसके उत्पाद से निर्मित है ना। और जो भी कार्य होते हैं, सभी कार्य कोशिकाओं द्वारा मिलकर किए गए कार्य का जोड़ है। यानी कि सभी कोशिकाएं मिलकर जो कार्य कर रही है ना, वो जुड़कर आपको सामने एक पूर्ण कार्य के रूप में क्या होता है, प्रदर्शित होता है। तो ये हो गया किसके बारे में, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में। याद रखेंगे आधुनिक कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, कोशिका सिद्धांत शिडेन एंड श्वान द्वारा दिया गया था। अब हम आते हैं आगे। देखिए आप कोशिकाओं के प्रकार पढ़ेंगे और कोशिका कोई फिक्स प्रकार की नहीं है। आकार के आधार पर, आकृति के आधार पर, इनकी उत्पत्ति के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कोशिका के प्रकार, है ना। तो सबसे पहले देखिए हम आते हैं किसके ऊपर, आकार पर। तो बेटा मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि कोशिकाएं ऐसे नहीं है कि सभी कोशिकाएं जो कि समान आकार की होगी। जैसे कि इस दुनिया में विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। देखिए हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं, सबसे छोटी कोशिका। और बेटा जी याद रखेंगे
कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा, जिसे क्या बोला जाता है, जंतु जगत का जोकर भी बोला जाता है। इसे PPLO प्लूरोपेरिमॉर्फिक लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा मवेशियों के अंदर न्यूमोनिया जैसी क्या होती है, एक बीमारी होती है, ठीक है, कैटल्स के अंदर। तो माइकोप्लाज्मा, जिसके बारे में आप अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, है ना, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो है ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है मवेशियों के अंदर निमोनिया जैसी बीमारी करने के लिए। ये सबसे छोटी कोशिका है इस अर्थ पर पाई जाने वाली, और इसकी जो आकृति होती ना वो 0.3 म्यू होती है बेटा, बस इतनी सा ही होता है ये छोटा सा। यहाँ तक कि एक जीवाणु कोशिका भी इससे बड़ी होती है। अगर हम बात करें ना जीवाणु कोशिका की, जिसे आप क्या कहते हो, बैक्टीरियल सेल भी कह सकते हो, तो बेटा जो जीवाणु कोशिका होती है इसकी जो आकार होता है, इसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, अराउंड 3 से 5 म्यू होती है बेटा। मानव के अंदर अगर आप आरबीसी की बात करें ना, मानव आरबीसी जो है वो आपकी जीवाणु कोशिका से बड़ी है, अक्सर ये 7 म्यू देखी जाती है ना। अगर विश्व के अंदर सबसे छोटी आपने देखी तो सबसे बड़ी कोशिका भी आपसे पूछी जाए कि भाई सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो बेटा सबसे बड़ी कोशिका अंडा है। अंडा अपने आप में कोशिका है, और वो भी किसका, शत्रुमुर्ग का। तो मुझे शत्रुमुर्ग लिखना नहीं आता है, आई एम सॉरी, हिंदी के अंदर इतना ज़्यादा मेरा हाथ साफ नहीं है, पर फिर लिखूंगी शत्रुमुर्ग का क्या है, अंडा, यानी कि ऑस्ट्रिच एग जिसे आप बोलते हैं, ऑस्ट्रिच एग। तो ऑस्ट्रिच एग इस दुनिया के अंदर मिलने वाली सबसे बड़ी सेल है। सबसे लंबी सेल्स हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका कोशिका है। तो आपने देखा कि कोशिका हर जगह एक समान आकार की नहीं है, ये भिन्न भिन्न आकार की, और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है, लेकिन हमें वो एग्जाम्पल लेने जो हमारे एनसीईआरटी में हो, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि भाई बायोलॉजी पढ़ रहे हो आप, यहाँ पे उदाहरणों का तो कोई कमी नहीं है, अथाह उदाहरण है हमारे पास में, लेकिन हम हर उदाहरण को तो नहीं देख सकते यहाँ पे, तो हम उनको लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या जो हमारे टेक्स्ट बुक में हमको दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई। अब देखिए, ये हमने देखा आकार, तो आकृति के आधार पर भी आपके पास कोशिकाएं बहुत अलग अलग प्रकार की होगी। जैसे कि अब हम आते हैं किसके ऊपर, आकृति पर। लंबी, छोटी, गोलाकार, अंडाकार, ऐसे भिन्न भिन्न आकृति होती है। जैसे कि सबसे पहले हम आते हैं गोलाकार। तो गोलाकार क्या होती है बेटा, आपकी जो आरबीसी है वो कैसी होती है, गोलाकार। दूसरी, जिसकी कोई अनिश्चित आकृति हो, जैसे कि अमीबा। अमीबा की कोई आकृति होती है, बदलता रहता है ना, तो उसे आप अमीबॉइड आकृति भी कह सकते हैं, अमीबीय आकृति। ये कौन सी होती है बेटा, WBC। ठीक है, इसके अलावा देखिए बेटा आपके पास में जैसे कि लंबी, है ना, लंबी धागेनुमा, है ना, तो इसमें कौन आ जाएगी बेटा, पादपों में पाई जाने वाली वाहिनी का। ये धागेनुमा तो नहीं होंगी, इसे आप लंबा लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, तो ये लंबी लंबी हो गई। ठीक है, इसके अलावा घनाकार हो जाए तो भिन्न भिन्न आकार की क्या होती है आपके पास में कोशिकाएं भी होती है। अब हम आते हैं उत्पत्ति पर, और उत्पत्ति के आधार पर आप कोशिकाओं को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हम नेक्स्ट आ रहे हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, और वो भी किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर कि इस पृथ्वी पर कोशिका कैसे आई और आज वो कैसे, इसके आधार पर हमारे पास में दो तरह की कोशिकाएं बेटा। एक तो हमारे पास में होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, है ना, प्राक कोशिका भी जिसे आप कहते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसे प्रोकैरियोटिक के रूप में ही पढ़ते हैं। और दूसरी जो हमारे पास में होती है बेटा, वो कोशिका आती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कैरियोटिक, ये वर्ड आ रहा है कैरियोटिक। कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर है प्राक केंद्रक, जब कोशिका बनी होगी तो सबसे पहले बना केंद्रक। यूकैरियोटिक का मतलब है सत्य या विकसित केंद्रक, जो कि इनके अंदर है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्य तौर पर कैसी है, अविकसित है।
ठीक है, यानी प्रिमिटिव भी बोला जा सकता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आज की विकसित कोशिका है। तो ये कैसी है? अल्प विकसित, और ये कैसी है? विकसित। तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये कैसी हैं? अल्प विकसित। और ये कैसी कोशिकाएं हैं? विकसित कोशिकाएं हैं, विकसित। अब देखिए फर्क क्या है, सुनिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में फर्क क्या है, हमें एक बार इसको समझना है। देखिए बेटा, जो आपके पास में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ये वह कोशिकाएं हैं जो कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले आई होंगी। ठीक है बेटा, और जब ये सबसे पहले आई तो इतनी विकसित नहीं थी। किस आधार पर आप कह रहे हैं कि ये विकसित नहीं थी? देखिए बेटा, आपके यहाँ पर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, चाहे वह प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका, डीएनए इनमें आनुवांशिक पदार्थ होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए था वह केंद्रक कला द्वारा आबद्ध नहीं था, यानी कि इनका केंद्रक कम विकसित होता है, डीएनए के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ कोशिकाओं के अंदर कला आबद्ध कोशिकांग, यानी कि कोशिका है और उसके अंदर कुछ ऐसे कोशिकांग हो जो जिनकी अपनी खुद की भी चारों तरफ क्या हो, एक आवरण हो, ऐसे कोशिकांग भी अनुपस्थित थे। ऐसा इमेजिन कीजिए ना, जैसे कि एक घर है और उसमें कमरे बने, तो हर कमरे की भी अपनी एक दीवार है। तो ऐसे ही कोशिका के अंदर ऐसे कोशिकांग देखे जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, गोल्जिकाए, लाइसोसोम। इन कोशिकांगों की अपनी खुद का भी एक आवरण होता है। ऐसे आवरण युक्त या फिर झिल्ली आबद्ध जो कोशिकांग थे वो प्रोकैरियोट में क्या थे? एब्सेंट। तो देखिए यहाँ पर हम अगर डेफिनेशन लिखे तो हम क्या लिखेंगे? केंद्रक अल्प विकसित, कॉमा, डीएनए के चारों ओर केंद्रक कला अनुपस्थित तथा झिल्ली आबद्ध कोशिकांग भी क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो ना तो इसके पास में पूर्ण विकसित केंद्रक है, ना ही इसके पास में झिल्ली आबद्ध क्या है? कोशिकांग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब इसके पास में क्या है? एब्सेंट। वहीं आप यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में देखेंगे तो इनके अंदर केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला द्वारा आबद्ध व झिल्ली युक्त कोशिकांग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक है ना, कोशिकांग भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो ये है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मेन डिफरेंस। अब देखते हैं, हम इनकी डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के आधार पर हम इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका, फिर इस चैप्टर में हमें यूकैरियोटिक कोशिका की तो सारी डिटेल पढ़नी है, वो तो हमारा टारगेट ही है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका को। देखिए बेटा क्या होगा। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। और चलिए हम प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे पहले आपको डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। देखिए कैसे होगा इसका डायग्राम। एक बार हम डायग्राम बना लें। ये हम उसके चारों तरफ का आवरण बना रहे हैं, क्योंकि कोशिका के चारों तरफ तो आवरण होगा, केंद्रक के चारों तरफ नहीं है, वो बात अलग है। कोशिका के चारों तरफ तो आवरण है ना। ये देखिए ये एक और आवरण, ये कुछ जीवाणु कोशिकाओं में देखा जाएगा या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझें,
टेंशन की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ये दिख रहा है आपको? हाँ शायद दिख रहा हो, लेकिन मैं इसे डार्क कलर ही कर देती हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम इसकी लेबलिंग करें, सबसे पहले मैं आपको लेबलिंग करके दिखा रही हूँ, फिर मैं एक एक चीज़ को समझाऊंगी। ये जो है इसे बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है कोशिका भित्ति। ये जो है इसे कहेंगे आप कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास? ये है कोशिका द्रव्य। ये क्या है आपके पास में? मेसोजोम। ठीक है, ये है आपके पास में द्विरज्जु वृत्ताकार डीएनए। ये क्या है आपके पास में? रिक्तिका। ये क्या संरचना है? ये है प्लाज्मिड। अच्छा, मैं इसे अच्छे से लिख देती हूँ, वरना बच्चे जूम करके देखते रहेंगे, फिर मुझे बोलेंगे मैम पता नहीं आपने क्या लिख दिया था। तो ये है हमारे पास में प्लाज्मिड। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये है 70S प्रकार के राइबोसोम। ठीक है, तो देखिए बेटा, आपके पास में क्या होता है? सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका की मैंने संरचना बना दी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका भी चारों तरफ से एक आवरण से ढकी हुई रहती है, जिसमें सबसे बाहरी परत को आप ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे। हालांकि ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर नहीं देखी जाती, कुछ ही में देखी जाती है। ठीक है, कहाँ देखी जाएगी अभी हम इसको डिटेल बारे में पढ़ेंगे। फिर आती है कोशिका भित्ति और फिर आती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अपने अंदर एक उभार लेकर मेसोजोम रूपी संरचना बनाती है। इसका कार्य क्या है अभी आपको देखना है। इनके अंदर हेलिकल, क्योंकि अब तक आपने डीएनए को कैसा देखा है? अब तक आपने डीएनए को ऐसा इमेजिन कर रखा है, लेकिन आपने खुद ने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसकी साइज, इसका आकार बहुत छोटा होता है। तो इतने छोटे आकार में हेलिकल डीएनए का आना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो डीएनए होता है वो होता तो दो रज्जुओं से मिलकर बना हुआ है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित होता है। इसके अलावा एक स्पेशल संरचना आपको प्लाज्मिड नजर आ रही है। 70S प्रकार के राइबोसोम है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करेंगे, क्योंकि बेटा प्रोटीन जो है ना वो हमारी संरचनात्मक इकाई है, हमारी संरचना को बनाती है। ठीक है, और राइबोसोम प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। ऐसा कोई भी जीवित जीव नहीं रह हो सकता जिसके पास प्रोटीन नहीं हो, प्रोटीन होगी ही होगी। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका भी एक जीवित कोशिका, तो प्रोटीन तो वो भी बनाती है। साथ ही में यहाँ पर कौन उपस्थित है? कोशिका द्रव्य उपस्थित है। तो चलिए अब हम एक एक संरचना के बारे में बिल्कुल अच्छे से क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम किसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम आएंगे अब ग्लाइकोकैलिक्स पे। ग्लाइकोकैलिक्स है ना। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये कुछ जीवाणु या कुछ, देखिए बेटा मैं जीवाणु क्यों बोल रही हूँ बार बार, मेरे मुंह से प्रोकैरियोटिक कोशिका की जगह बार बार जीवाणु शब्द क्यों निकल रहा है, उसका एक रीजन है। जितने भी जीवाणु है वो प्रोकैरियोटिक हैं, इसलिए आप प्रोकैरियोट की बात कर रहे हो चाहे जीवाणु की बात कर रहे हो, एक ही है।
हम आपको आगे बताएंगे भी कि इस अर्थ पर या इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है उन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 किंगडम या 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर। और उसमें सबसे पहला जगत या किंगडम जो आपके पास में आता है वो है मोनेरा जगत। और मोनेरा जगत के अंदर सामान्यतः जीवाणुओं को रखा गया है। और मोनेरा जगत में पाए जाने वाले जीव एक कोशिकीय व प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो आप प्रोकैरियोटिक की बात करें तो आप मोनेरा की बात करें, और मोनेरा की बात करें तो आप जीवाणु की बात कर रहे हैं। तो ये सब एक दूसरे के शरीर और आत्मा के रूप में एक दूसरे समाये हुए हैं। बोलो, जैसे आप आत्मा से शरीर को अलग नहीं कर सकते ना, खत्म, अलग होने पर सब खत्म हो जाएगा। तो ये एक दूसरे की प्राण आत्मा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मोनेरा बोले, प्रोकैरियोटिक बोले, जीवाणु बोले, बात एक ही कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ग्लाइकोकैलिस के ऊपर कुछ जीवाणुओं में, कुछ में क्यों, अब भी आपको पता चल जाएगा, कुछ जीवाणुओं में पाया जाने वाला सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए, अगर मैं रासायनिक रूप से देखूं, रासायनिक रूप से, तो रासायनिक रूप से ये किसका बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है बहुशर्कराओं का, यानी कि पॉलीसेकेराइड का, यानी कि बहुशर्करा का। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? तो रासायनिक रूप से किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। आगे की तरफ सुनिए बेटा, एक और चीज देखिए, प्रारंभ के अंदर, प्रारंभ में यानी कि जब ये बनता है तो प्रारंभ में ये कैसा होता है बेटा? चिपचिपा होता है। कैसा होता है? चिपचिपा। और उस दौरान इसे क्या बोला जाता है? उस दौरान इसे स्लाइम लेयर बोला जाता है, क्योंकि ये म्यूसिलीजेनस होता है, चिपचिपा होता है। और उस दौरान ये क्या करेगा? जीवाणु को कॉलोनी बनाने में, कॉलोनी का मतलब है बेटा बनाने में क्या करेगा? सहायता करेगा। यानी कि बहुत सारे जीवाणु जो होंगे ना, वो एक दूसरे के साथ में रहेंगे। मान लो ये बहुत सारे जीवाणु हैं, इनके चारों तरफ क्या है? इनके चारों तरफ उपस्थित है इनकी स्लाइम लेयर, ये रही। तो ये स्लाइम लेयर की वजह से क्या रहेंगे? एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं और एक दूसरे के साथ में क्या बना लेते हैं? कॉलोनी। कुछ समय पश्चात, यानी कि कुछ समय पश्चात ये कैसी हो जाती है? ये थोड़ी सी कैसी होती है? टफ हो जाती है, यानी कि ये ठोस हो जाती है। तो ठोस होने की वजह से ये जीवाणु के चारों तरफ एक परत का निर्माण कर देती, तो उस वक्त आप इसे क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे। तो देखिए बेटा, कुछ समय बाद स्लाइम लेयर ठोस व चिकनी, पहले चिपचिपी थी, अब कैसी हो गई? चिकनी हो गई है ना। तो ठोस व चिकनी होकर जीवाणु के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है। और इस सुरक्षात्मक आवरण को बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं? कैप्सूल। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ये सुरक्षात्मक आवरण देखिए क्या करेगा। कैप्सूल जो है वो जीवाणु को, ये क्या करेगा? जीवाणु को अधिक ताप है ना, अधिक पीएच, एंटीबॉडी आदि से क्या देता है बेटा? सुरक्षा देता है। जैसे कि WBC से भी। देखिए क्या होगा, अगर आप समझिए, इस लॉजिक को समझिए। आपको वायरल फीवर हो गया और आप डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर ने आपको एक दवाई लिख दी।
उसने मान लो एंटीबॉडी के अंदर आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन लिख के दे दी, ये एक साल्ट का नाम है जो कि अक्सर आपके बुखार की दवाइयों में होता है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको दे दी और आपको कहा 5 से 7 दिन बाद दिखा लेना। आपने घर जाके दवाई ली, आपने 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, आपका बुखार नहीं उतर रहा, तो आप डॉक्टर के पास चले गए कि कैसी दवाई दी है मुझे, मैं तो सही नहीं हो रहा इससे। तो डॉक्टर क्या करता है, अपना वो प्रिस्क्रिप्शन वाला पन्ना पलटता है और एक नई दवाई लिखकर ऊपर नीचे पीछे कहीं पे भी लिखकर आपको दे देता है। तो क्या डॉक्टर में समझ नहीं थी, पहले ये दवाई लिख देता? नहीं, ऐसा नहीं है। अब की बार उसने सॉल्ट लिखकर दिया टेट्रासाइलिन, तो अब की बार उसने दवाई का रूप बदल दिया है। पहले उसने स्ट्रेप्टोमाइसिन दी थी, अब टेट्रासाइलिन, क्योंकि डॉक्टर को समझ में आ गया कि ये जो बैक्टीरिया है इसके चारों तरफ कैप्सूल है और ये कैप्सूल इससे स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्या दे रहा है, प्रतिरोधकता दे रहा है। तो कैप्सूल की वजह से जीवाणुओं को प्रतिरोधकता मिलती है विशिष्ट एंटीबॉडीज के लिए। बोलो बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि सभी के लिए। तो उसने दवाई चेंज करी, सॉल्ट चेंज हुआ और अब की बार आप ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि जो कैप्सूल था उसे टेट्रासाइलिन नाम के एंटीबॉडी से प्रतिरोधकता नहीं दे पा रहा था, स्ट्रेप्टोमाइसिन से दे रहा था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, है ना। अभी आपके इसके रीजंस और भी देखेंगे आप लोग, ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो कैप्सूल जो होता है वो जीवाणु को क्या देता है, सुरक्षा देता है। इस कैप्सूल की उपस्थिति के आधार पर ही आपके पास जीवाणु के 2 प्रभाग बन गए हैं। आप ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जब आपने 12वीं क्लास में पढ़ा है या आप पढ़ेंगे, अगर कोई 12वीं में आने वाला है, तो जब हम वहाँ पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक सिद्धांत चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आता है जहाँ पर प्रभाग के बारे में, आर प्रभाग और एस प्रभाग के बारे में बात की है। तो देखिएगा बेटा, कैप्सूल के आधार पर, किसके आधार पर, कैप्सूल के आधार पर हमारे पास जो जीवाणु होते हैं ना, इनके 2 प्रभाग होते हैं। देखिए कौन कौन से वो 2 प्रभाग है। एक तो हमारे पास में आता है एस स्ट्रेन, प्रभाग का मतलब है बेटा स्ट्रेन, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ स्ट्रेन। और एक हमारे पास में आता है बेटा आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन का मतलब है बेटा स्मूथ, यहाँ पे एस का मतलब है स्मूथ यानी कि चिकना, है ना। और यहाँ पर आर का मतलब है बेटा रफ यानी कि खुरदरा, राइट बेटा। अब देखिए सुनिएगा, जहां पर कैप्सूल, जहां पर कौन है, कैप्सूल उपस्थित है, वो कैसा होगा, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया होगा। और ऐसा बैक्टीरिया कैसा होगा, रोगकारी होगा, क्योंकि उसके पास तो सुरक्षा उपस्थित है या नहीं है, क्योंकि उसके पास तो कैप्सूल है, तो उसको सुरक्षा देगा एंटीबॉडी से, आपकी WBC से, तो ये आपको रोग करेगा। तो अक्सर एस स्ट्रेन, मैं ये नहीं कह रही सभी, लेकिन अक्सर एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो रोगकारी या फिर क्या होते हैं, आपके लिए खतरनाक होते हैं, जिसे आप वेरुलेंट भी बोल सकते हैं। तो वेरुलेंट यानी कि खतरनाक, और रोगकारी का मतलब होता है पैथोजेनिक, पैथोजेनिक। और यहाँ मैं लिख भी देती हूँ खतरनाक, वेरुलेंट का मतलब है। ऐसे ही आर स्ट्रेन जो होते हैं, इनके अंदर जो कैप्सूल होता है ना, वो क्या होता है बेटा, अनुपस्थित होता है ना। तो अनुपस्थित होने की वजह से ये कैसे होते हैं, नॉन पैथोजेनिक यानी कि अरोगकारी होते हैं, नॉन पैथोजेनिक। और साथ ही साथ के अंदर कैसे होते हैं, नॉन वेरुलेंट भी होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये है आपके पास में एस स्ट्रेन और क्या है आपके पास में आर स्ट्रेन। तो इस तरीके से आपके पास में जीवाणु के 2 अलग अलग प्रभाग जो होते हैं ना, वो बनकर क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये हो गया सबसे पहली बात, किसके बारे में हो गई, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। अब हमने ग्लाइकोकैलिक्स को पढ़ लिया, यानी कि हमने जीवाणु की सबसे बाहरी आवरण को देख लिया है, दैट इज दी, ये था आपके पास में सबसे बाहरी आवरण। अब हम आते हैं किसके ऊपर, कोशिका भित्ति पर। तो देखिए जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होगी, जीवाणु की या प्रोकैरियोटिक की, हम प्रोकैरियोटिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के हम बाहरी आवरणों में ग्लाइकोकैलिक्स को पढ़ चुके हैं। अब दूसरा हम किसके ऊपर आ गए हैं, कोशिका भित्ति पर। देखिए यहाँ पर जो कोशिका भित्ति है ना, ये सभी में होगी और किसकी बनी होगी, सभी जीवाणुओं में। ऐसा नहीं है जैसे कि ग्लाइकोकैलिक्स थी वो कुछ ही जीवाणुओं में थी, ये सभी जीवाणुओं में उपस्थित होगी बेटा। बहुत अच्छे से सुने इस चीज को। और ये किसकी बनी होगी, तो अगर हम इसका रासायनिक रूप देखें, रासायनिक रूप अगर हम इसका देखें तो ये किसकी बनी होगी बेटा, ये बनी हुई होगी पेप्टिडो,
पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो ये पेप्टिडो शब्द याद करो, पेप्टाइड बॉन्ड किस में बनता है? अमीनो अम्लों के बीच में बनता है, तो इसे हम अमीनो, और ग्लाइकेन आया है शर्करा से, तो हम इन्हें अमीनो शुगर भी कह सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर म्यूरामिक अम्ल, है ना, ये सब कुछ भी उपस्थित होता है। म्यूरामिक एसिड हो गया, एलिनीन हो गया, ये सब कुछ भी क्या होता है, इनमें उपस्थित होता है। लेकिन मेनली ये किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। चलिए हम आगे आते हैं। थर्ड जो हमारे पास में आवरण आ रहा है वो कौन है? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका, एक मिनट, कोशिका झिल्ली। तो हायर प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू जो आपके पास में क्या है, हायर जीव है, ठीक है, जैसे कि हम लोग हो गए, पादप हो गए, तो इनके समान इनकी कोशिका झिल्ली होती है। वो किसकी बनी होती है बेटा? लिपिड व प्रोटीन की, यानी कि लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। तो ये हमने देख लिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आवरण के बारे में, जिसमें सबसे पहले बाहर स्लाइम लेयर, कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स, आप जो भी बोलना चाहें, जो कि कुछ ही जीवाणुओं में देखा जाता है। उसके बाद हमने देखा कोशिका भित्ति में, जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और कोशिका झिल्ली लिपिड व प्रोटीन की बनी है। ग्लाइकोकैलिक्स बहुशर्करा की एक क्या है? गठित रूप है। तो बहुशर्कराओं का क्या है? एक बहुलक है, जो कि क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है? देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में आता है अब कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, तो यहाँ पर कैसा होगा? तरल, तरल द्रव जो कोशिका झिल्ली द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा आबद्ध होगा। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? और बात सुनिए, देखिए बेटा, इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर रासायनिक, यानी कि कार्बनिक व अकार्बनिक, इसके अंदर कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा है? कुछ कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों को देखा है। देखिए, अब आप प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहे हैं, तो इनके अंदर कोशिकांग तो नहीं होंगे, लेकिन जीवित जीव है, तो श्वसन, पोषण, ये सारे कार्य तो करेगा। तो देखिए, वो कार्य किसके द्वारा होंगे? तो मैं लिख देती हूँ नोट डाल के, यहाँ मैं नोट डाल के लिख भी देती हूँ। यहाँ पर सुविकसित झिल्ली आबद्ध कोशिकांग क्या होते हैं बेटा? अनुपस्थित होते हैं। बोलो, बात समझ में आई कि? तो इसमें सुविकसित झिल्ली आबद्ध कोशिकांग नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर भाई श्वसन कैसे होगा? भाई जीवित जीव श्वसन तो करेगा, पोषण कैसे करेगा, हम इनको देखते हैं। तो वहाँ पर कोशिकांग तो नहीं, लेकिन कुछ विशिष्ट संरचनाएं देखी जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में? मीजोजोम के बारे में। चलिए, तो अब नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है मीसोसोम। मीसोसोम, देखिए बेटा क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया समरूपी संरचना बना रहा है यहाँ पर आपका बैक्टीरिया। देखिए कैसे, ये देखिए, जो कोशिका झिल्ली होती है वह अंदर की ओर उभर कर उंगली नुमा उभार बना लेती है जीव द्रव्य की तरफ, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? मीजोजोम। ठीक है, तो अब हम आ गए किसके ऊपर? मीजोजोम के ऊपर, है ना। तो मीजोजोम देखिए, कोशिका झिल्ली जीव द्रव्य की ओर अंगुली नुमा उभार बनाती है, जिसे आप क्या कहते हैं? मीजोजोम।
और ये मीजोजोम क्या करते हैं बेटा, अगर मैं इनके कार्य की बात करूँ ना बेटा, तो ये क्या करवाते हैं, ऑक्सीश्वसन में सहायता करवाते हैं, ऑक्सीश्वसन के अंदर, देखिएगा बेटा, ठीक है। तो ये ऑक्सीश्वसन में सहायता कराएंगे, यानी कि इसके द्वारा जीवाणु जो है वो क्या कर पाएंगे, श्वसन कर पाएंगे। अब यहाँ पर और उससे क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी, यानी कि यहाँ पर किसका निर्माण होगा, इसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण होगा। और ये कार्य कौन करता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, आपको जाकर पता चलेगा आगे चलकर कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये कार्य कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। परंतु क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इतनी ज़्यादा विकसित नहीं है, तो इनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो यहाँ पर ये कार्य कौन करवाता है, मीजोजोम करवाते हैं। हालांकि ये मीजोजोम दो प्रकार के होते हैं, एक रफ डायग्राम में आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये मैंने रफ सा डायग्राम बनाया है जीवाणु कोशिका का, और जीवाणु कोशिका के अंदर ये देखिए, ये मैंने क्या बना दिया आपके सामने, मीजोजोम। बोलो, कुछ मीजोजोम ऐसे हटकर क्या हो गए, अलग, तो कुछ तो झिल्ली आबद्ध रहते हैं, ठीक है, और एक कुछ क्या हो जाते हैं, मुक्त मीजोजोम भी हो जाते हैं, मुक्त मीजोजोम। तो जो मुक्त मीजोजोम होंगे वो तो क्या करेंगे, द्विविखंडन के अंदर, द्विविखंडन जो कि एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है, क्या है, अलैंगिक जनन, उसमें सहायता करेंगे। कैसे सहायता करेंगे भाई, जब आपका ये जीवाणु जब क्या करता है, मान लो ये जीवाणु है और जब इसके अंदर द्विविखंडन का टाइम आता है तो ये ऐसे दो केंद्रक बनाता है, फिर इन दो केंद्रकों के चारों तरफ जो कोशिका होती है वो ऐसे हो जाती है, और ये रहे दो केंद्रक और धीरे धीरे अलग हो जाएगी। तो ये जो नई कोशिका झिल्ली बन रही है, ये किससे बन रही है, इन मुक्त मीजोजोम से, केंद्रीय मीजोजोम से, जो कि कहाँ पर आ गए, बीच में आ गए। इन्हें आप केंद्रीय मीजोजोम्स भी बोल सकते हैं, जो कि झिल्ली से बने, झिल्ली लिपिड प्रोटीन की है, तो ये नई झिल्ली को क्या कर देंगे, बनवा देंगे। और वह मीजोजोम जो हमेशा ऐसे अटैच रहेंगे, हम कभी भी कोशिका झिल्ली से अलग नहीं होंगे, उन्हें आप क्या कहेंगे, परिधीय मीजोजोम कहेंगे। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये हमेशा परिधि पर ही रहेंगे, तो इन्हें आप परिधीय मीजोजोम भी बोल सकते हैं। और ये किस में सहायता करेंगे, ये है ऑक्सीश्वसन में सहायता करेंगे। तो ये हो गया किसके बारे में, मीजोजोम के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो और क्या देखा जाता है, कोशिकांग के नाम पर या कोशिकांग के समतुल्य, तो आपके पास में यहाँ पर आते हैं राइबोसोम। हालांकि राइबोसोम के बारे में आप बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना सा जान ले, यहाँ पर 70S प्रकार के होंगे। ये 70S क्या है, प्रकार क्या है, ये भी आपको राइबोसोम में समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम यूकेरियोटिक कोशिका में एक एक कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम राइबोसोम को भी पढ़ेंगे। तो 70S प्रकार का होगा, और किसमें सहायता करवाएगा बेटा, प्रोटीन संश्लेषण के अंदर सहायता करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या उपस्थित होंगी, गैस वैक्यूल, यानी कि मुक्त खाली रिक्तिकाएं प्रेजेंट होंगी यहाँ पर, जिनमें सिर्फ हवा भरा रहेगी। तो ये क्या प्रभाव देगी, उत्प्लावकता, उत्प्लावकता, यानी कि पानी के ऊपर सतह पर तैरने के लिए आराम से ये तैरते रहेंगे, तो उत्प्लावकता देगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। अब हम प्रोकैरियोटिक की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं, जो कि इनका होगा केंद्रक। हालांकि हम इसे केंद्रक नहीं कहेंगे, हम इसे न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे, ठीक है, और या फिर हम इसे तंतुमय केंद्रक कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर केंद्रक विकसित नहीं है। हमने सबसे पहले बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला केंद्रक चारों ओर से केंद्रक कला द्वारा आबद्ध नहीं रहता है। बोलो, ये मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं बताया, ठीक है। तो हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन केंद्रक के बारे में पढ़ें उससे पहले एक और संरचना देख लीजिए। ये देख लीजिए, देखिए आपका जो क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया के अंदर क्या देखा जाता है कि इस प्रकार से एक तंतुमय रूपी संरचना बाहर निकली रहती है। इस तंतुमय रूपी संरचना को हम कहते हैं कशाब। क्या देख करो, सब्सक्राइब। और किसी को कशाब याद नहीं आ रहा होगा तो फ्लैजिला तो याद आ ही जाएगा। तो फ्लैजिला रूपी संरचना भी होती है, जो कि इसे किसमें हेल्प करेगी, गतिमान बनाती है, जो कि इसको चलने में हेल्प करती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया इसके अंदर कशाब हो, कुछ ऐसे भी हैं जो अकशाबिक होते हैं, कुछ ऐसे जिनके पास दो कशाब होते हैं, किसी के पास ऐसे चारों तरफ कशाब उपस्थित होते हैं, लेकिन वो हम आपको मोनेरा जगत में बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में प्रोकैरियोटिक कोशिका में कशाब हो गए। इसके अलावा अगर छोटी छोटी आपको
बाल रूपी संरचना, रोम रूपी संरचना नजर आए तो इस संरचना को हम लोग क्या बोल देते हैं, सीलिया। तो सीलिया किसके अंदर सहायता करते हैं, सीलिया जनन के अंदर सहायता करेंगे, किसी चीज से चिपकने में सहायता करेंगे। तो ये काम किसका होता है, सीलिया का। तो लंबी धागेनुमा संरचना है उसे आप कशाप कह रहे हो, जो कि गति में सहायता करेगा। छोटी छोटी रोम रूपी संरचना उसे आप सीलिया या पिलई कहेंगे। तो सीलिया तो क्या करेंगे, बेसिकली किसी आधार से चिपकने में हेल्प करेंगे, और पिलई भी एक ऐसी संरचना होती है जो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, वह जनन में सहायता करती है। ठीक है, ये आपको मोनेरा जगत में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि कैसे सहायता करेंगे सीलिया और पिलई। लेकिन ये किसके बारे में है, कशाप के बारे में, और सीलिया व फ्लैजिला के बारे में। ठीक है, अब अगर आपको देखा जाए तो बेटा यहाँ पर आपको फ्लैजिला की, जो आपकी कशाप है ना, उसकी थोड़ी सी संरचना के बारे में मैं बताना चाहूँगी। आपका जो फ्लैजिला होता है या जो कशाप होता है बैक्टीरिया का, ये 3 संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है। 3, एक तो होता है बेटा इसका आधारी भाग, आधार काय भी बोल सकते हैं, जिसे हम बेसल बॉडी बोलते हैं। तो आप इसे प्लीज बेसल बॉडी ही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक इसमें होता है हुक, और एक होता है इसमें तंतु, जिसे आप लोग क्या बोल सकते हैं, तंतु, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, फिलामेंट। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा आधार भाग, है ना, और ये आपके पास में बन जाएगा ऐसे हुक, है ना। तो ये हुक हो गया, ये आधार भाग हो गया, और इसमें से ये आ जाएगी तंतुरूपी संरचना। तो इस प्रकार से क्या बनता है, आपके पास में एक फ्लैजिला या एक कशाप का निर्माण होता है। ये हो गई तंतु की संरचना या कशाप की संरचना। अब हमें क्या देखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के बारे में पढ़ना है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून, देखिएगा कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं हम लोगों से कॉल करके इंस्टीट्यूट में। थैंक यू सो मच।